सिर्फ 14 साल की रेजिना वॉल्टर नाम की लड़की और उसका एक 18 साल का बॉयफ्रेंड रिकी जोन्स, इन दोनों को आपस में लग रहा था कि ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उस टाइम पर ये दोनों ह्यूस्टन में रहा करते थे और यहाँ इन्हें लग रहा था कि इनकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो क्यों ना ये यहाँ से भाग चलें। और इन्होंने एक रात प्लान बनाया कि यहाँ से वो भागकर सीधा मैक्सिको चले जाएंगे और मैक्सिको में जाकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। और इस काम को करने के लिए ये एक रात वहां से भाग निकले और सीधा एक हाईवे के ऊपर जा चढ़े। और हाईवे पर चढ़ते ही अब इनके पास कोई गाड़ी वगैरह तो थी नहीं, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लिफ्ट मांग कर चलें। इनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे जो ये किसी टैक्सी वगैरह को बुक कर सके, तो वहीं पर खड़े होकर लिफ्ट वगैरह मांगने लगे। लिफ्ट मांगते मांगते एक ट्रक ड्राइवर जो कि मैक्सिको की तरफ ही जा रहा था, तो उसने साइड में अपना ट्रक रोका और ये दोनों बच्चे अब उस ट्रक ड्राइवर के पास जाकर बात करने लगे। और यही अंतिम बार था जब रिकी और रेजिना नाम के इन दो बच्चों को जिंदा देखा गया था। इसके बाद इनके साथ क्या हुआ वो जानकर आप सच में दहल जाएंगे, आपको रोना आ जाएगा। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल अलग है। जी हाँ, सब कुछ बताऊंगा आपको इसके बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। 5 मई 1975 के दिन रेजिना के वॉल्टर्स नाम की इस बच्ची का जन्म हुआ था। इसके माता पिता का नाम कैरोलिन और जेरी वॉल्टर था। ये दोनों पहले ह्यूस्टन टेक्सास में ही रहा करते थे एक साथ और ये पूरा परिवार बहुत खुश था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया और यहाँ रेजिना की उम्र जब 6 साल की थी, तो इसकी बड़ी बहन डायना ने, जिसकी उम्र उस टाइम पर 12 साल की थी सिर्फ, उसने सुसाइड कर लिया। जी हाँ, पता नहीं क्या कारण थे, वो उसके बारे में आज तक कभी पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन वो वहां सुसाइड कर चुकी थी। अभी सुसाइड की वजह से इसके माता पिता यानी कि जेरी और कैरोलिन के बीच में लड़ाई रहने लगी, आपस में नोक झोंक होने लगी। 24 घंटे एक दूसरे से लड़ते रहते कि तेरी वजह से यहाँ डायना ने अपनी जिंदगी खत्म की है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग कर रहे थे। अब ये ब्लेमिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि इन दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का सोच लिया और यहाँ अलग होने के लिए इन्होंने तलाक की अर्जी दायर करी। तलाक भी हो गया और ये दोनों अब अलग अलग रहने लगे। जहां पिता जेरी ह्यूस्टन टेक्सास में ही रहा करता था, वहीं रेजिना की मां कैरोलिन पैसाडेना में रहा करती थी। अब ये दोनों थोड़े दूर दूर हो चुके थे और यहाँ इन दोनों के बच्चे रेजिना और उसके भाई की कस्टडी उसके पिता को ही मिली थी, यानी कि जेरी के पास ही वो रहा करते थे। कभी कभी मिलने के लिए वो अपनी माँ के पास भी आ जाया करते थे। और यहाँ 4 फरवरी 1990 के दिन भी रेजिना और उसका भाई अपनी माँ से मिलने के लिए पैसाडेना गए हुए थे। वहां आराम से 2-3 दिनों के लिए रहने वाले थे और 4 फरवरी की रात को 9:30 बजे रेजिना ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझसे मिलने के लिए एक मेरा दोस्त बाहर आया है और मैं उसके साथ थोड़ा घूमने फिरने के लिए जा रही हूँ। यहाँ उसकी माँ ने उसे जाने से रोक दिया। क्यों? क्योंकि रात का टाइम हो चुका था और ऑब्वियसली एक 14 साल की लड़की इतनी रात को बाहर जाएगी, कुछ भी दिक्कत हो सकती थी। तो यहाँ उसकी माँ को थोड़ी टेंशन हुई और उसने मना कर दिया कि बाहर मत जाओ। लेकिन अब वो क्योंकि 14 साल की हो चुकी थी, उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि नहीं, उसके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। और इसके एवज में वो अपनी माँ के साथ ही लड़ाई करने लगी कि तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो, तुम मुझे मेरी फ्रीडम नहीं देती, तुम मुझे कहीं बाहर नहीं जाने देती। दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा हुई कि यहाँ रेजिना ने अपनी माँ के मुंह के ऊपर ही घर का मेन दरवाजा बंद किया और जस्ट वहां से बाहर निकल गई। लेकिन यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती निकलने वाली थी। जी हाँ, तब यहाँ उसकी माँ कैरोलिन भी थोड़े गुस्से में थी, तो वो भी सीधा जाकर अपने कमरे में सो गई और सुबह उठकर उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी बेटी अभी तक वापस आई है नहीं आई। उसने जस्ट इमेजिन कर लिया कि रात होते होते वो वापस आ गई होगी और अपने कमरे में सो रही होगी। यहाँ कैरोलिन सुबह उठी, उसने अपने लिए नाश्ता बनाया, जस्ट वो अपने ऑफिस के लिए तैयार हुई और अपने काम धंधे पर निकल गई। जब वो शाम को वापस अपने घर आई तो उसने देखा कि यहाँ रेजिना तो है ही नहीं। और ये चीज देखकर उसे बहुत ज्यादा टेंशन हुई कि आखिर रेजिना है कहाँ। तो इस चीज का पता करने के लिए रेजिना की माँ कैरोलिन ने रेजिना के सारे दोस्तों को फोन कर करके पूछा कि कहीं रेजिना उनके पास तो नहीं आई। तो यहाँ सब ने मना कर दिया कि नहीं, उनको तो रेजिना की कोई खबर नहीं है। कैरोलिन की चिंता यहाँ बढ़ती जा रही थी। उसने परेशान होकर यहाँ अपने पूर्व पति को फोन किया, जो कि इस टाइम पर ह्यूस्टन में बैठा हुआ था। उसने फोन उठाया और उससे पूछा कि क्या रेजिना तुम्हारे पास आई है। तो यहाँ जेरी पलटकर कैरोलिन को ही समझाने लगा कि रेजिना तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास थी, तुम्हें उसकी केयर करनी चाहिए थी, और कहाँ गई है, तुमने क्या उसे पूछा नहीं। तो यहाँ कैरोलिन समझाने लगी कि ऐसे ऐसे रात को वो उससे लड़ाई कर रही थी और जस्ट अपने आप ही वो घर से निकल गई। लेकिन इन दोनों ही माता पिता को पता था कि रेजिना ये काम पहली बार नहीं कर रही थी।
पहले भी कई बार वो ऐसे अपने माता पिता से गुस्सा होकर उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद करके घर से भाग जाती थी, लेकिन वो 4-5 घंटे बाद वापस भी आ जाती थी। और अगर नहीं आती थी या फिर किसी भी दोस्त के घर रुकती थी तो वो हमेशा अपनी माँ को फोन करके बता दिया करती थी कि मैं यहाँ हूँ और मैं इस दोस्त के पास रुकने वाली हूँ। लेकिन अभी तक लगभग 24 घंटे होने वाले थे और यहाँ अभी तक भी रेजिना की कोई खबर उसकी माँ या बाप को नहीं मिली थी। जिसके बाद ये फोन कटा और रेजिना की माँ कैरोलिन अपने घर से बाहर निकली और जाकर आस पड़ोस में लोगों से पूछने लगी कि क्या किसी ने रेजिना को देखा है क्या, इधर उधर भागते हुए या फिर किसी के साथ जाते हुए। लेकिन यहाँ किसी ने कुछ नहीं देखा था। अब यहाँ पर कैरोलिन कुछ और नहीं कर सकती थी तो वो सीधा यहाँ पैसेडीना पुलिस डिपार्टमेंट के पास गई और वहां जाकर रेजिना की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। वहां उसने रेजिना की 2-4 फोटोज भी पुलिस वालों को दी और यहाँ पुलिस वालों ने बड़े बड़े फ्लैक्स वगैरह, पोस्टर्स वगैरह बनवाए और यहाँ शहर की सड़कों पर लगवा दिए। उसके ऊपर इनाम भी रखा गया कि जो भी इस लड़की की खबर देगा हम उसे इनाम देंगे। 5 दिनों का समय बीत गया था, अभी तक कोई खबर नहीं मिल रही थी और यहाँ छठे दिन रेजिना की माँ कैरोलिन के पास एक कॉल आई और वो कॉल जिसने करी थी उसने अपनी पहचान नहीं बताई। यहाँ सिर्फ ये बताया कि जिस दिन रेजिना गायब हुई थी उसने उस दिन रेजिना को 2 लड़कों से बात करते हुए देखा था रात के टाइम पर। तो ये 2 लड़के अब कौन थे? तो उनमें से एक था रिकी ली जोन्स जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी और दूसरे का नाम था गिब्स ली वेन जिसकी उम्र उस टाइम पर सिर्फ 17 साल की थी। लेकिन ये दोनों कोई आम लड़के नहीं थे, ये दोनों इस इलाके के, जहां पर ये कैरोलिन रहा करती थी, इस इलाके के ही पुराने पापी थे। पुराने पापी इन द सेंस ये पहले चोरी चकारी, किसी का हाथ पैर वगैरह तोड़ना, छोटे मोटे क्राइम ये लोग करते रहा करते थे और जेल में आना जाना इनका लगा रहता था। सोचकर देखिए उम्र सिर्फ 17-18 साल की थी। तो यहाँ मेरा अब सवाल ये है कि ये छोटे छोटे सस्ते बदमाश, इनसे क्या काम हो सकता है रेजिना वॉल्टर को कि वो इनके पास जाकर बात कर रही है, इनसे क्या लेना देना हो सकता है उसका? तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि रेजिना का बॉयफ्रेंड था रिकी ली वेन्स जिसकी उम्र 18 साल की थी और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे। मुझे सच में नहीं पता था कि 90 के दशक की स्टार्टिंग में भी निब्बा निब्बी एग्जिस्ट करते थे। जिस छठे दिन ये कॉल आई थी कैरोलिना के पास, उसने जाकर सीधा पुलिस को बताया कि ऐसे कॉल आई है और 2 लड़कों का नाम लिया गया है। पुलिस तुरंत समझ गई कि दोनों लड़के कौन है तो यहाँ पुलिस ने इन दोनों को ढूंढना स्टार्ट कर दिया और शाम होते होते यहाँ गिब्स को पुलिस ने झप लिया। अब गिब्स को झपते ही पुलिस ने उससे पूछा कि हाँ बता कि रिकी कहाँ है और उसके साथ रेजिना कहाँ है। तो यहाँ उसको 2-4 लगाते ही गिब्स टूट गया और उसने बोलना स्टार्ट कर दिया कि हाँ रिकी और रेजिना तो यहाँ से भाग गए हैं और उनका प्लान है कि वो मैक्सिको चले जाएंगे और वहां जाकर अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी और वो ये कि रिकी इस शहर को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि वो पैरोल पर बाहर आया हुआ था। सोचकर देखिए 18 साल की उम्र है और अभी से पैरोल भुगत रहा है। खैर उसकी पैरोल के नियम के हिसाब से वो इस शहर को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता था। अब अगर वो बाहर गया है तो ऑब्वियसली पुलिस को यहाँ उसके लिए सर्च अभियान चलाना पड़ेगा क्योंकि उसने रूल तोड़ा है। और यहाँ पुलिस ने पूरे अमेरिका की पुलिस को अलर्ट कर दिया कि ऐसे ऐसे एक लड़का है और यहाँ से वो भागने की कोशिश कर रहा है और जहां भी दिखे उसे झप लो। इसके अलावा यहाँ पुलिस ने रेजिना का भी जो पूरा डाटा था, उसका डीएनए वगैरह सब कुछ, उसका फेस स्ट्रक्चर, उसके बाल, सब कुछ पूरा उसका जो स्ट्रक्चर था, उसकी कुंडली थी, यहाँ नेशनल डाटाबेस सेंटर के अंदर रख दी थी। अब क्योंकि ये एक नेशनल केस बन चुका था, ये जो दोनों विक्टिम थे ये अपने शहर को छोड़कर जा चुके थे, इसलिए पुलिस को बाहरी पुलिस की भी मदद लेनी पड़ी। खैर अब टाइम बीतता गया और बीतते बीतते 2 हफ्तों का टाइम बीत चुका था और अब यहाँ पर रेजिना के पिता जेरी को एक कॉल आई। ये कॉल आखिर किसने की थी ये उस टाइम पर किसी को नहीं पता था। खैर यहाँ कॉल करने वाले ने सीधा कॉल करते ही रेजिना के पिता से पूछा कि क्या तुम रेजिना के पिता बोल रहे हो? तो यहाँ जेरी ने कहा हाँ मैं बोल रहा हूँ, बताओ क्या हुआ? तो यहाँ कॉलर ने कहा कि मुझे पता है तुम्हारी बेटी अभी कहाँ पर है। तो पलटकर यहाँ जेरी ने पूछा कि बताओ बताओ जल्दी बताओ कहाँ है, हम अभी चले जाते हैं। लेकिन यहाँ उस कॉलर ने कहा कि अभी इतनी जल्दी तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे, मैं उसका तुम्हें एड्रेस नहीं दे सकता, मैं बस इतना बता सकता हूँ कि वो एक पुराने खंडर के अंदर पड़ी हुई है और उसके शरीर के साथ मैंने कुछ बहुत चेंजेस भी कर दिए हैं और तुम उसे पहचान भी नहीं पाओगे। ये चीज़ सुनते ही जेरी एकदम टूट गया। उसने जस्ट उस कॉलर से पूछा कि हमें सिर्फ इतना बता दो कि हमारी बेटी रेजिना जिंदा है या नहीं। अब इससे पहले कि वो कॉलर ये जवाब देता कि हाँ वो जिंदा है या फिर मर गई, उसने खुद ही फोन काट दिया। दोबारा भी वो कॉल बैक उस नंबर पर नहीं कर सकते थे क्योंकि वो नंबर एक पब्लिक बूथ का था। खैर ये कॉल कटने के 2 दिनों बाद यही सेम कॉल, इसी बंदे की तरफ से कॉल रेजिना की माँ कैरोलिना के पास भी आई। तो कैरोलिना से जब उसने बात करी तो यही चीज़ उसने कैरोलिना को भी बोली कि मैंने तुम्हारी बेटी के साथ कुछ चेंजेस किए हैं और तुम उसे पहचान भी नहीं पाओगे, वो एक खंडर के अंदर पड़ी हुई है और तुम उसे ढूंढ भी नहीं सकते। सेम चीज़ यहाँ कैरोलिना ने भी पूछी कि वो जिंदा है या मर गई, लेकिन उसने ये चीज़ नहीं बताई। उसने जस्ट कहा कि कल आने वाले कल के दिन
तुम पास ही के एक ग्रोसरी स्टोर पर मिलना मुझे। उसने ग्रोसरी स्टोर का एड्रेस दिया कि स्टोर पर मुझे 2 बजे दोपहर के मिलना और मैं तुम्हें मिलकर ही फेस टू फेस सब कुछ बता पाऊंगा कि आखिर रेजिना के साथ क्या हुआ है। तो ये कॉल कटने के बाद सीधा कैरोलाइना पुलिस के पास गई और कहा कि ऐसे ऐसे कॉल आई है और उसने ये सब कुछ कहा है। तो पुलिस ने कहा कि ठीक है, कल हम 2 बजे से पहले ही तुम्हारे साथ तैयार रहेंगे और हम उस स्टोर के पास जाकर खड़े हो जाएंगे। तो अगले दिन रेजिना उस स्टोर के बाहर खड़ी रही और पूरे 2 घंटों तक इंतजार किया, लेकिन यहाँ कोई व्यक्ति उससे बात करने के लिए नहीं आया। दूर खड़ी पुलिस भी यहाँ कैरोलाइना को देख रही थी कि अगर कोई व्यक्ति उसके पास आता हो तो, पर कोई नहीं आया। अब इतना इंतजार करने के बाद सभी का सब्र टूट चुका था और वो लोग वहां से चले गए वापस। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों नंबर्स को ट्रेस किया कि आखिर ये है कहां पर, कहां से कॉल आई है। तो वैसे तो टेक्सास से ही आई थी, लेकिन कैरोलाइना के माँ के घर से पूरे 200 मील दूर थी वो जगह जहां से कॉल की गई थी। अब इतनी दूर बंदा क्यों आएगा किसी की जानकारी देने के लिए? इसके सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही एक बार फिर से इसी आदमी द्वारा कॉल किया गया रेजिना की मां कैरोलाइना को और फिर से यहां कहा गया कि अब हम एक दूसरे कन्वीनियंस स्टोर पर मिलेंगे और तुम्हें वहां आना होगा और मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारी बेटी आखिर है कहां पर। फिर से एक बार कैरोलाइना पुलिस के पास गई और बताया तो पुलिस फिर से तैयार थी इस कॉलर को ट्रेस करने के लिए। अगले दिन फिर से उस कॉलर ने कॉल किया आने के लिए, लेकिन उसे पता नहीं क्या शक हो गया था या फिर क्या था, पर वो आया नहीं। और जब पुलिस ने उस कॉलर को ट्रेस किया कि तुरंत हम इस चीज को देख लेते हैं अगर ये कह रहा है, तो आप शायद विश्वास ना करें पर कैरोलाइना को वो फोन सिर्फ उसके एक गली छोड़कर ही किया गया था। एक गली छोड़कर यहाँ एक पब्लिक फोन बूथ लगा हुआ था, उसी फोन बूथ से किया गया था। लेकिन जब तक पुलिस वहां उस फोन बूथ तक पहुंची तब तक वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। इसके बाद पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला आखिर वो दोनों बच्चे थे कहां पर और उनके साथ क्या हुआ था। और धीरे 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 कर ये केस अब ठंडा पड़ता जा रहा था। सभी इस केस के बारे में भूल चुके थे। कैरोलाइना और जेरी भी अब अपनी बेटी को भूल चुके थे। रिकी का तो कुछ हिसाब ही नहीं था कि वो आखिर है कहां। समय आया सितंबर 1990 का, जब इलिनॉय के रहने वाले एक किसान ने अपने खेत के अंदर बने हुए एक बान आप समझ ही लीजिए, जैसे अपने यहाँ पर खेतों में तूड़ी वाला वो जो होता है जिसके अंदर हम तूड़ी वगैरह रखते हैं, एक छोटा सा झोपड़ा सा बना के रखते हैं, आप समझ लीजिए, जिसके अंदर फालतू की चीजें रख सकते हैं जस्ट। तो यहाँ इलिनॉय वाले किसान ने अपने उस बान वाले घर को तोड़ने का सोचा, क्योंकि वो वहां पर और ज्यादा खेती करना चाहता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस बान को तोड़कर यहाँ भी खेती करने लग जाऊं। तो वो सितंबर 1990 में अपने उस बान में गया और उसने सोचा कि तोड़ने से पहले अंदर कुछ भी अगर जरूरी सामान हो तो मैं चेक कर लेता हूं। और वो अंदर गया और उसने एक एक करके सामान को बाहर निकालना स्टार्ट किया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी नजर गई कोने में पड़े हुए एक कंकाल के ऊपर। इसे देखकर वो पूरी तरह से दहल गया। आप खुद सोचकर देखिए, आप किसी एक कमरे में काम कर रहे हो जो कि काफी लंबे टाइम से बंद पड़ा हो और तभी आपके सामने उस कमरे में एक कंकाल आ जाए, वो भी इंसान का। आप क्या करेंगे? बिल्कुल आप भी वहां से भागेंगे और पुलिस को फोन करेंगे। और ऐसा ही कुछ किया था उस किसान ने भी। उस तुरंत वहां से भागा और पुलिस को फोन किया। पुलिस तुरंत यहां पहुंची और पुलिस देखते ही समझ गई थी कि ये जो कंकाल यहां पड़ा हुआ है ये किसी इंसान का तो है, लेकिन इसे यहाँ पड़े हुए काफी टाइम हो चुका है और इसी वजह से ये कंकाल पूरी तरह से गल भी चुका है। इसके ऊपर मांस का कोई निशान नहीं है, तो ऑब्वियसली हम इसकी पहचान बहुत मुश्किल ही कर पाएंगे। इस लाश की स्थिति का अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि पुलिस को ये देखकर पता ही नहीं चल रहा था कि ये लाश असल में किसी मेल की है या फिर फीमेल की है। इतनी बुरी हालत थी उसकी। लेकिन वहां खड़ा हर पुलिस वाला उस कंकाल के सर को देखकर, उसका साइज जो था वो छोटा सा ही था, ज्यादा बड़ा नहीं था, उसे देखकर सभी हिसाब लगा रहे थे कि ये जो मरने वाला इंसान है ये जरूर कोई बच्चा ही होगा, कोई ज्यादा बड़ा नहीं था। और वो बिल्कुल सही भी थे। जिसके बाद इस कंकाल को वहां से उठाया गया और सीधा ऑटोप्सी के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। ऑटोप्सी में यहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि ये कंकाल यहाँ काफी लंबे टाइम से पड़ा हुआ है और उन्होंने अंदाजा दिया कि शायद हो सकता है इसे यहाँ पड़े हुए 1 साल बीत गया हो। इतना ही नहीं, यहाँ डॉक्टर्स ने भी बता दिया था कि ये किसी लड़की का कंकाल है और यहाँ उसकी मौत गले को तार से कसने की वजह से हुई है। और यहाँ उसके गले को एक बार नहीं बल्कि पूरे 16 बार तार से कसा गया था उसकी जान लेने के लिए। सोचकर देखिए कितना जोर लगाया गया होगा यहाँ उसकी जान लेने के लिए। आप कहेंगे कि ये कैसे पता चला, तो यहाँ उसकी जो हड्डी थी गले वाली उसके ऊपर 16 बार निशान थे अलग अलग जगहों पर, और वो सिर्फ तभी बन सकते थे जब विक्टिम के गले को तार से दबाया जाए। लेकिन यहाँ इतना ही नहीं था, इससे भी कुछ भयंकर यहाँ किया गया था। जी हाँ, इस बात में कोई शक नहीं थी कि इस लड़की के साथ बहुत गंदे तरीके से बलात्कार किया गया था। इसके अलावा
जिसने भी ये किया था उसने इस लड़की को मारने से पहले उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी काट लिया था। किससे? रेजर से। जी हाँ, उसके बाल भी काट लिए गए थे, उसके अंदरूनी अंगों को भी यहाँ रेजर डाल कर काट लिया गया था और बाहर निकाला गया था। ये सारे निशान उसकी हड्डियों पर मिले। खैर यहाँ तुरंत पुलिस ने अब इस कंकाल के डीएनए को नेशनल डाटाबेस सेंटर में मैच किया और ये परफेक्ट मैच हो गया रेजिना के वॉल्टर्स के साथ। लेकिन जैसे ही टेक्सास पुलिस को ये पता चला कि रेजिना के साथ ये सब हुआ है तो वो भी हैरान थे ये सोचकर कि कोई एक 14 साल की बच्ची के साथ ये सब क्यों करेगा, इसकी किसी के साथ क्या ही दुश्मनी हो सकती है। और दूसरा यहाँ हमारा सबसे बड़ा सवाल था कि वो सस्ता बदमाश रिकी कहाँ पर है। अब क्योंकि अंतिम बार रेजिना को रिकी के साथ ही देखा गया था तो यहाँ सबका शक फिर से रिकी की तरफ गया और सभी सोचने लगे कि रिकी ने ही जरूर रेजिना की जान ले ली होगी। लेकिन यहाँ FBI का एक प्रोफाइलर, आपको पता ही होगा कि प्रोफाइलर वो होता है जब कोई केस समझ नहीं आता वहाँ की पुलिस को, तो FBI के प्रोफाइलर इस केस को अपनी तरफ से अपने एंगल से सुलझाने की कोशिश करते हैं और जस्ट एक प्रोफाइल बनाकर देते हैं आरोपी की कि ऐसा ऐसा कुछ आरोपी हो सकता है। तो यहाँ भी एक प्रोफाइलर निकलकर सामने आया और उसने मना किया कि रिकी ये सब काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जिस तरह का जोर इस बच्ची के शरीर के ऊपर लगाया गया है वो एक 18 साल का बच्चा नहीं लगा सकता, वो कोई बड़ा ही आदमी कर सकता है। इसके अलावा यहाँ प्रोफाइलर ने बताया कि ये काम जरूर वही व्यक्ति कर सकता है जो पूरे देश में घूमता फिरता रहता हो, या तो कोई सेल्समैन हो या फिर कोई ट्रक ड्राइवर हो या फिर कोई टैक्सी ड्राइवर हो। क्योंकि आप खुद सोचकर देख लीजिए कहाँ टेक्सास कहाँ इलिनॉय, सैकड़ों किलोमीटर का यहाँ बीच में फासला हो जाता है और इसी वजह से यहाँ प्रोफाइलर ने अनुमान दिया कि ये जरूर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो घूमता फिरता रहता हो जिसने कांड किया है। और यहाँ पर अंतिम में प्रोफाइलर ने लिखा हुआ था कि ये व्यक्ति जरूर ऐसा है जिसे अपने विक्टिम को दर्द में देखना बहुत बहुत अच्छा महसूस करवाता है, उसे लोगों को दर्द देना पसंद है, उसे लोगों को रोता हुआ देखना पसंद है। अभी इसकी जांच चल ही रही थी। अभी इस कंकाल को देखकर पुलिस हैरान हुई ही थी कि सिर्फ 3 दिनों बाद ही यहाँ पुलिस को एक बार फिर से उस बांध से तकरीबन 3 मील दूर एक और ऐसा ही कंकाल मिलने की खबर आई। जी हाँ, और जब इस कंकाल को जाकर पुलिस ने देखा तो ये कंकाल किसी और का नहीं बल्कि रिकी का ही था। आपने बिल्कुल सही सुना, रिकी का भी यही हाल किया गया था, लेकिन उसके साथ इतनी जबरदस्ती नहीं की गई थी। जस्ट उसको मारना ही काफी था किलर के लिए। उसको मारकर जस्ट ऐसे ही एक दूसरे बांध के अंदर फेंक दिया गया था। पुलिस यहाँ रिकी के कंकाल को देखकर समझ गई थी कि इसकी कंडीशन थोड़ी अच्छी है और यहाँ ये अंदाजा लगाया गया कि जरूर रिकी को जल्दी जल्दी में मारा गया है ताकि किलर रेजिना के साथ अपना अच्छा टाइम बिता सके। वो जस्ट रिकी को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। अब यहाँ एक बार फिर से पुलिस अपने पूरे ऑल टाइम सर्च अभियान पर थी और सभी पूरी मेहनत कर रहे थे इस किलर को पकड़ने के लिए। लेकिन अब 1 साल का समय बीत चुका था, लेकिन अब पता नहीं वो किलर कहाँ था। खैर अब टाइम बीतता गया। पुलिस भी अपनी कोशिशें कर करके अब परेशान हो चुकी थी और उन्होंने जस्ट इस केस को धीरे धीरे नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। सब कुछ यहाँ वापस ठंडा पड़ चुका था, किसी को पता ही नहीं था आखिर कौन था वो आदमी। अब यहाँ 3 महीने बीत चुके थे इस कंकाल को मिले हुए और 3 महीनों बाद एरिजोना के पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाला एक पुलिस ऑफिसर रात को अपनी ड्यूटी पर था हाईवे पर। तो उसने देखा कि एक ट्रक ड्राइवर साइड में खड़ा हुआ है। उसने अपने ट्रक की पार्किंग लाइट्स को ऑन किया हुआ है लेकिन ट्रक स्टार्ट है। पर यहाँ दिक्कत ये थी कि ऐसे कोई ट्रक ड्राइवर हाईवे के ऊपर बीच में वहां ट्रक रोक नहीं सकता अमेरिका में। अगर उसे रोकना है तो एक पॉइंट बना होता है अलग से, उसी पॉइंट पर जाकर वो रोक सकता है, जिसे हम ले बाय लाइन भी कहते हैं। आपने देखा ही होगा, हाईवे पर हमारे यहाँ भी बनी होती है। तो वहीं पर वो अपने ट्रक को रोक सकता था। लेकिन यहाँ इस ड्राइवर ने अपने इस ट्रक को जस्ट ऐसे ही बीच में लगाया हुआ था हाईवे के। तो पुलिस वाला वहाँ उस ट्रक के पास गया उस ड्राइवर को समझाने के लिए कि तुमने जहाँ ट्रक लगाया है यहाँ तुम्हारा चालान किया जाएगा और तुम्हें यहाँ से तुरंत निकलना है। तो जैसे ही पुलिस वाला वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ट्रक तो ऑन है लेकिन ड्राइवर कैबिन में कोई नहीं है। तो यहाँ पुलिस वाले ने तुरंत उस ट्रक के ऊपर चढ़कर अंदर देखने की कोशिश करी कि क्या पता कोई अंदर मौजूद हो, लेकिन अंदर भी कोई मौजूद नहीं था। पर जैसे ही वो पुलिस वाला नीचे उतर रहा था वापस उस ट्रक से, तो उसे यहाँ एक महिला के चीखने की आवाज आई। बहुत तेज आवाज थी और उसने वो क्लियरली सुनी थी। और उसके बाद तो वो आवाजें 2-3 बार और आई। ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि इस ट्रक के पीछे मौजूद जो ट्राला लगा होता है उस ट्राले से आ रही थी। ये ट्राला पूरा चारों तरफ से बंद था और बाहर से भी सील किया गया था। लेकिन अब इस ट्राले में से आवाज कैसे आ रही थी, इसके अंदर कौन था? तो उस पुलिस वाले ने तुरंत उस ट्राले को बाहर से ही खटखटाना स्टार्ट किया और
जो भी अंदर व्यक्ति था वो ऑब्वियसली अब डर गया होगा। खैर, अब जैसे ही वो खटखटाते हुए पुलिस ने अपनी गन भी बाहर निकाल ली और जस्ट उसके मेन गेट पर गई, जो ट्रॉले के पीछे जो मेन गेट लगा होता है जो खुलता है, उस मेन गेट पर गई और अब उसे खटखटाने लगी, अंदर से खोलने के लिए कहने लगी। और अब एक आदमी इस दरवाजे को खोलकर नीचे आया और उसने नीचे उतरते ही वापस उस दरवाजे को बंद कर दिया और यहाँ पुलिस से बहुत प्यार से बात करने लगा, पूछने लगा कि हाँ जी जनाब बताइए क्या हुआ है। तो पुलिस वाले ने भी पूछ लिया कि तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा है ऐसे हाईवे के बीच में ट्रक लगाकर? तेरे को पता नहीं है कि ऐसे हाईवे पर हम ट्रक नहीं लगा सकते, तेरा चालान किया जाएगा। और उससे पहले तू ये बता कि अंदर से चीखने की आवाजें किसकी आ रही हैं? तो यहाँ वो ट्रक वाला कहने लगा कि जनाब कुछ नहीं है, मेरी वाइफ है अंदर और वो ही थोड़ा सा मस्ती मजाक कर रही थी मेरे साथ। पुलिस वाला भी उसे देख के हैरान, ऐसी कौन सी वाइफ हो गई जो तेरे साथ ऐसे रोड पर बीच में खड़े होकर मस्ती मजाक कर रही है? और जैसी मैंने आवाज सुनी है उसकी, वो मस्ती मजाक वाली तो लग नहीं रही थी। अब पुलिस वाला धीरे धीरे उसके ऊपर शक करने लगा था और वो सामने वाला आदमी भी अब देखकर ये समझ चुका था कि ये पुलिस वाला ऐसे तो नहीं जाने वाला, ये उसके ऊपर शक कर चुका है। और इससे पहले कि बात आगे बढ़े, उस आदमी ने ही अपनी गन जो थी वो अपनी जेब में रखी हुई थी वो सीधा निकाली और पुलिस वाले के ऊपर तान दी। अब पुलिस वाले, हमें पता है अमेरिका के बहुत बढ़िया खिलाड़ी होते हैं, वैसे थोड़ा बहुत सेट रहते हैं लेकिन फिर भी ठीक था ये पुलिस वाला। तो इस पुलिस वाले ने तुरंत तुरता फुर्ती दिखाई और उस आदमी की गन को वहीं पकड़कर मोड़कर वापस उसे नीचे दे मारा और नीचे गिराते ही उसके पीछे से उसके हाथों में हथकड़ियां बांध दी और अपनी गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया। अब बारी थी यहाँ उस ट्रक को अंदर से जांचने की और यकीन मानिए इस ट्रक को जब अंदर से आप देखेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जैसे ही वो पुलिस वाला उस ट्रक के ट्राले के दरवाजे को खोलकर अंदर घुसा तो अंदर एक पूरा भयंकर सीन बना हुआ था। जी हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी डार्क वेब की दुनिया में आ गया हो। बहुत अजीब अजीब लाइट्स लगी हुई थी, हॉरर सा सीन बनाया गया था और इस पूरे सीन के बीच में नीचे एक लड़की बैठी हुई थी और उसके हाथ पीछे से बंधे हुए थे और वो जस्ट रोए जा रही थी। क्योंकि उसको बहुत दर्द हो रहा था और उसके शरीर के कई हिस्सों से खून निकले जा रहा था। जी हाँ, इस लड़की को यहाँ बांध कर रखा गया था और वो भी पूरा नेकेड। जी हाँ, उस लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था और जैसे ही उसने पुलिस वाले को देखा वो पुलिस वाले के सामने मदद मांगने लगी कि मुझे बचाओ, मुझे इस आदमी ने यहाँ किडनैप करके रखा हुआ है, मैं तो इससे लिफ्ट मांग रही थी। खैर, पुलिस ने अब यहाँ उसे कपड़े दिए और तुरंत एम्बुलेंस को वहाँ बुलाया और उस लड़की को उस एम्बुलेंस में बैठाकर सीधा हॉस्पिटल पहुँचाया गया। अब पुलिस की पूरी टीम एक यहाँ इस ट्रक में पहुँच चुकी थी और सीधा अब इसकी जाँच कर रही थी और यहाँ उनको जाँच करते करते पुलिस वालों को बहुत सारे साजो सामान मिले और इन साजो सामान में सिर्फ औजार ही शामिल थे और वो औजार किसी मशीन को ठीक करने के लिए नहीं थे, बल्कि वो औजार थे कि किसी इंसानी शरीर को हम किस तरह से दर्द दे सकते हैं, उसके लिए ये औजार काम आने वाले थे। अलग अलग तरह की कैंचियाँ, स्क्रू ड्राइवर्स, अलग अलग तरह के वो बनवाए हुए थे, कस्टम मेड थे वो सारे के सारे और बहुत अजीब अजीब तरह के वो थे और उन सभी के ऊपर खून लगा हुआ था। ये चीज़ देखकर पुलिस वाले हैरान कि ये उन्होंने अभी अभी क्या देख लिया है, कैसे कैसे लोग इस दुनिया में बसे हुए थे। खैर, अब पुलिस जब जांच कर ही रही थी तो यहाँ उनको एक कैमरा मिला, पोलराइड कैमरा था जो कि उस टाइम पर चला करते थे, आपको पता ही होगा, जिनके अंदर रील डलती थी और बाद में उनकी रील से वो फोटोग्राफ डेवलप किए जाते थे। जब वहाँ पुलिस को वो कैमरा मिला, उस कैमरे के पास ही कुछ डेवलप्ड फोटोज भी पड़ी थी, तो पुलिस ने उन फोटोज को उठाकर देखना स्टार्ट किया और उस फोटोज में 10 से 12 अलग अलग विक्टिम्स थे। जी हाँ, ये सारी फोटोज उसके विक्टिम्स की थी, उस ट्रक ड्राइवर के विक्टिम्स की थी जिनके साथ उसने ये सब कुछ किया था। लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये थी कि जब वो पुलिस वाले इस फोटो को देख रहे थे, उनके अंदर एक फोटो उनको जानी पहचानी लगी। जी हाँ, कुछ टाइम पहले टेक्सास पुलिस द्वारा एक फोटो रिलीज की गई थी रेजिना के वॉल्टर की और उन 10-12 फोटोज में रेजिना के वॉल्टर की भी एक फोटो शामिल थी और ये वही फोटो है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये जस्ट लास्ट फोटो थी रेजिना के वॉल्टर की जो कि मरने से पहले खींची गई थी। तो अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि असल में वो ट्रक ड्राइवर था कौन। तो उसका नाम था रॉबर्ट बैन रॉड्स। तो यहाँ रॉबर्ट का जन्म आयोवा में हुआ था। उसका बचपन नॉर्मल सा था, कोई कुछ खास नहीं था, लेकिन टीनेज की उम्र में आते आते उसका लड़ाई झगड़े में ज्यादा मन करने लगा। वो अपने स्कूल में पढ़ने वाले और बच्चों के साथ लड़ाई झगड़े कर लेता था और यहाँ तक कि अगर कोई बात पुलिस तक पहुंचती तो वो पुलिस वालों के साथ भी झड़प कर बैठता था। अब पुलिस वालों के साथ उसका आना जाना हो चुका था तो उसने अपने आप को और बड़ा किया। वो जा जाकर लोगों की गाड़ियां चुराने लगा और अब उसके ऊपर केसेस भी चल रहे थे। लेकिन यहाँ उसने अपने पिता के फुटस्टेप्स को फॉलो किया तो उसने सोचा कि यहाँ क्यों ना वो मरीन कॉप्स बन जाए, लेकिन यहाँ वो मरीन कॉप्स बन नहीं पाया क्योंकि उसके ऊपर केस चल रहे थे। तो उसने सोचा कि क्यों ना वो पुलिस वाला ही बन जाए, अच्छी बात है।
तो उसने पुलिस में अप्लाई किया, लेकिन वो पुलिस वाला नहीं बन पाया क्योंकि उसके ऊपर केस चल रहे थे। अब एक चोर पुलिस थोड़ी ना बन सकेगा। अब कोई से सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती थी, तो ऑब्वियसली उसके पास अब एक अंतिम चारा बचा था ट्रक ड्राइवर बनने का, और उसने वही किया। सन 70 के दशक में और 80 के दशक में यहाँ रॉबर्ट की 3 शादियां हुई, लेकिन तीनों ही नहीं टिकी। और यहाँ रॉबर्ट की पहली पत्नी के साथ उसको एक बेटा भी था, लेकिन यहाँ तीनों ही पत्नियों ने बताया कि ये आदमी किसी जानवर से कम नहीं है, क्योंकि ये हमेशा उनको इस तरह से टॉर्चर किया करता था जैसे वो कोई जानवर हो, इंसान ना हो। इसीलिए वो इसके साथ नहीं रह सकती थी और उनका तलाक हो चुका था। तो खैर, अब जब पुलिस ने रेजिना की वो फोटो देखी तो इसे देखकर पुलिस वाले समझ गए कि इस ट्रक ड्राइवर ने काफ़ी लंबे टाइम तक पहले तो रेजिना को यहाँ बंधक बनाकर रखा अपने ट्रक में, और उसके बाद उसका मर्डर किया और उस बान में ले जाकर उसे फेंक दिया। आप खुद देखिए रेजिना की ये अंतिम 2 फोटोज, जिसमें साफ तौर पर उसके चेहरे पर कितना डर दिखाई दे रहा है। वो शायद हो सकता है अपनी जिंदा रहने की भीख मांग रही हो इस रॉबर्ट के सामने, लेकिन इसने उसकी नहीं सुनी। रॉबर्ट ने खुद बताया कि रेजिना की ये फोटोज उसके मरने से सिर्फ 1 घंटे पहले की हैं। ये अंतिम फोटो थी जिनके अंदर रेजिना जिंदा देखी गई थी। और इसी के बाद से निकलकर सामने आया कि रिकी और रेजिना इस रॉबर्ट के पहले विक्टिम नहीं थे। ये 70 के दशक से ही ये काम करता रहा है और ये एक अमेरिका का बहुत ही खूंखार सीरियल किलर बन चुका था। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करता था जिनके अंदर महिलाएं शामिल हो, चाहे वो लिफ्ट मांग रही हो, चाहे उन्हें कहीं इधर उधर जाना हो। ये सामने से जाकर भी किसी सड़क पर खड़ी हुई महिला से पूछ लेता था कि आपको कहीं जाना हो तो मैं छोड़ देता हूँ। और आपको पता ही होगा कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा फ्रैंकली नेचर होता है और लोग बहुत जल्दी एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर लेते हैं वहाँ पर। बेशक वो बाहर के देशों पर ना करें, लेकिन अंदरूनी जो उनके संबंध होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ ये रॉबर्ट इसी बात का फ़ायदा उठाता, लोगों से जाकर पूछता, लड़कियों से पूछता कि अगर कहीं जाना हो तो मैं छोड़ दूँ, और जैसी लड़कियाँ हाँ करती तो जस्ट उनका वो अंतिम हाँ होता था किसी भी चीज़ के लिए। उसके बाद तो वो ना ही करती थी, नहीं मुझे छोड़ दो, नहीं मुझे जाने दो, नहीं मुझे मत मारो। यही चीज़ें होती थी बाद में और कुछ नहीं। यहाँ 50 से ज़्यादा लोगों को मारने की बात खुद रॉबर्ट ने कबूली, लेकिन उसे अब याद नहीं है कि उसने किस टाइम पर क्या क्या कुछ किया था। आज रॉबर्ट की उम्र तकरीबन 76 सालों की हो चुकी है और आज वो इलिनॉय के ही एक जेल के अंदर बंद है। उसे कोर्ट द्वारा पता नहीं उसे डेथ पेनल्टी क्यों नहीं दी गई, सिर्फ उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है, वो भी बिना पैरोल के। चलो ये भी ठीक है, वो जेल के अंदर पड़ा पड़ा ही कभी ना कभी मर जाएगा। तो ये दुखद भरी कहानी थी रेजिना के वॉल्टर की और उसके बॉयफ्रेंड रिकी की। बेशक यहाँ दोनों बच्चों को अपने घर से नहीं भागना चाहिए था और ऐसे ही किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए था। यहाँ रेजिना की माँ उसे रोक रही थी जाने के लिए कि इतनी रात को मत जा कहीं पर, लेकिन यहाँ रेजिना ने नहीं सुनी और उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। यार ऐसे ही दिल दहला देने वाली रील्स को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। खैर आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। पिछली वीडियो का शाउट आउट ट्विंकल डोंगरे को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।